जय हिंद फ्रेंड्स। हमारी हाफ आवर्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्लास 10 की साइंस, सोशल और मैथ के सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और सुनिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मुझे पता है, आपको भी पता है। तो मैंने ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन भी करा है और साथ ही साथ आपको बताया भी है कि किस टॉपिक में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो आपके लिए आधे घंटे की वीडियो है, ये एक्सप्लेन करने वाली वीडियो भी है पूरे चैप्टर को, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो भी है। समझे ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दो क्या होता है। मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पर, उसके नीचे मैं आंसर लिख दूंगा, या फिर मैंने जो टॉपिक है उसमें मैंने बता दिया कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे आएगा और इसका आंसर ये रहा। बात तो एक ही है ना। तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको बता दिए। ठीक है, तो अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 4, हिस्ट्री द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे बताऊँगा आपको एंड वीडियो के एंड में। ठीक है, बने रहिए साथ में। इंट्रोडक्शन देखो, चैप्टर में अपन दो पढ़ेंगे। क्या दो पढ़ेंगे? दो पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और इंडियन पर्सपेक्टिव। आपने सभी चैप्टर्स में ये चीज़ एनालाइज करी होगी कि हम पढ़ते हैं पहले वेस्टर्न पर्सपेक्टिव किसी भी चीज़ का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, चाहे वो नेशनलिज्म का, चाहे वो प्रिंट कल्चर का। फिर अपन पढ़ते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव। ठीक है, दो फोटोज़ हैं, इनसे आपको क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी आप इनसे आपको पूछ सकते हैं कि बताओ इन बुक्स का, इन प्रिंट्स का, इन फोटोज़ का क्या एसेंस है। कौन सी फोटोज़ हैं? देखो, एक है हमारी दी ड्रॉन ऑफ सेंचुरी और दूसरी है टू मैजिशियन। ठीक है, इनमें आपको क्या बताया गया कि आप इनसे समझ सकते हो कि सोसाइटी में क्या चेंज हो रहा है। सोसाइटी में क्या है कि लोग इमेजिन कर रहे हैं कि मशीन से आ गई, मशीन क्या कर रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रही है। इसको आप टू मैजिशियन, आपकी जो फोटो है ना, आप उसको देखना कि एक व्यक्ति है जिसने चिराग घिसा, जिन आ गया और जिन ने जादू करके एक बड़ा सा महल बना दिया। और एक तरफ आप देखोगे एक मॉडर्न वर्कर है जिसने अपनी मशीन चलाई और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी में आप, और ये देखो यहाँ पे पहिए के ऊपर एक लेडीज़ खड़ी हुई हैं और उनके पीछे बहुत सारी मशीनें क्या है आसमान में टहल रही हैं। मतलब क्या कि लोग इमेजिन कर रहे हैं कि मशीन्स के आने से बहुत बड़ा बदलाव आ गया सोसाइटी में, ऐसा। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि बताओ इन फोटोज़ का क्या एसेंस है। तो आप बता दोगे कि इस फोटोज़ से हमें उस सोसाइटी में क्या हो रहा है उसके बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इन फोटोज़ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि लोगों की इमेजिनेशन बदल रही है। लोग अपनी इमेजिनेशन में बुक, ये जो मशीन्स हैं उनको बिठा रहे हैं। लोग मशीन्स की जो चमक है उनको फील कर रहे हैं। आप ऐसे बना के लिख सकते हो आंसर। मतलब यही है मेरा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो मशीन्स आ रही हैं, लोग उनको अपनी इमेजिनेशन में इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब चीज़ें सीधे हमारे। ठीक है, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले क्या था। तो पहले था हमारा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी प्री इंडस्ट्रियल सिस्टम वॉज द पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज। यानी इंडस्ट्रियल सिस्टम के आने से पहले कोई कमर्शियल एक्सचेंज का कोई पार्ट, कोई सिस्टम था, तो क्या था? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था। क्या था इसमें बताऊंगा आगे। इसको कंट्रोल किया जाता था मर्चेंट्स के द्वारा, यानी जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनके द्वारा। और गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे फार्मर्स के द्वारा उनकी ओन फील्ड पे, यानी उनकी खुद की फील्ड पे वो अपने गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। और किसके साथ करेंगे? अकेले तो करने लगा वो एक व्यक्ति, वर्कर्स लगाएगा नहीं, वर्कर्स नहीं लगाएगा। वो क्या करेगा? वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही वो प्रोडक्शन करेगा। समझ गया ना। आपको क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले क्या था। तो ये था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंट्रोल किया जाता था मर्चेंट्स के द्वारा और फार्मर्स प्रोडक्शन करते थे अपनी ओन फील्ड पे फैमिली मेम्बर्स के साथ। ठीक है, क्लियर। और सुनो, मर्चेंट्स क्या करते थे? एडवांस देते थे और प्रोडक्शन जो होता था उसको अपने इंटरनल मार्केट में, यानी छोटा मोटा जो मार्केट होता था ना, कि शेयरों के पास में मार्केट, आज शनिवार का मार्केट लगाया, आज बृहस्पतिवार का मार्केट लगाया, आज रविवार का मार्केट लगाया, ऐसे आता था। जो छोटे मोटे मार्केट थे ना कंट्री के अंदर ही, वहाँ पे जाके बेचते थे, ऐसा। ठीक है, समझ गया ना ये पहला टॉपिक। ठीक है, अब बनाते हैं 1.1 में। देखो, आपको क्वेश्चन ऐसे आया कि बताओ फैक्ट्रीज के आने के बाद क्या बदलाव हुआ। तो आप पहले आपको दो डाटा दोगे। आपको क्वेश्चन आएगा कि 4 मार्क्स का आगे मान लो कि फैक्ट्रीज कैसे आई थी यूरोप में, यानी फैक्ट्रीज आने का बाद क्या हुआ था। देखो, आप लिखोगे कि आपको यहाँ पे दो डाटा दिए गए, आप उनको लिख दोगे। 1760s में क्या हुआ कि आपका जो रॉ मटेरियल का इम्पोर्ट था यूरोप, मतलब इम्पोर्ट था यूरोप में 2.5 मिलियन था। और 1787 तक, यानी 17 साल के अंदर ही वो इम्पोर्ट 22 मिलियन पाउंड का हो गया। इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं। इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या नीड है? रॉ मटेरियल की। ठीक है, इतना समझ गए। रिचर्ड आर्कराइट हमारे फर्स्ट कॉटन मिल को एस्टेब्लिश करने वाले पर्सन थे। ठीक है, और ग्रेजुअली जो कंट्री साइड में जो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप अपने आंसर में लिखना ये चीज़ कि ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे क्या हुआ, कंट्री साइड में जो प्रोडक्शन था वो शिफ्ट हो गया टाउन्स की तरफ। ओके,
क्यों हुआ शिफ्ट? आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि है ना बताओ कंट्री साइड का जो प्रोडक्शन था वो टाउन्स की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ? तो उसका रीज़न ये है, जो मैनुअल प्रोडक्शन था वो शिफ्ट हो गया मशीन्स पे, ठीक है, मशीन्स पे प्रोडक्शन शिफ्ट हो गया। ओके, इधर समझे ना, मशीन्स पे जो मैनुअल प्रोडक्शन था यानी हाथ से जो प्रोडक्शन था वो शिफ्ट हो गया मशीन्स की तरफ। और क्यों हुआ? क्योंकि मशीन्स क्या जल्दी जल्दी काम करती हैं और कॉस्ट बचाती हैं, इसलिए। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि बताओ कंट्री साइड का जो प्रोडक्शन था वो टाउन्स की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ? तो आप बताओ, ये हाथ से जो होता था काम अब वो मशीन से हो रहा है। आप इसमें और चीज़ ऐड करोगे क्या कि देखो वर्कर्स देखो कंट्री साइड में अगर प्रोडक्शन होगा वहाँ पे कौन से फार्मर है हमारे, फार्मर क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो 6 महीने खेती करेंगे और 6 महीने वो काम करेंगे। ठीक है, बट इसमें दिक्कत क्या है, 6 महीने वो खेती करेंगे, मतलब क्या 6 महीने क्या इंडस्ट्रीज़ के वर्कर नहीं मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो टाउन्स में जाएंगे, यानी वो बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, वहाँ पे जाके जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको वर्क देंगी। ठीक है, ऐसा इसलिए जो प्रोडक्शन था वो अनएम्प्लॉयड लोग कहाँ पे थे, टाउन्स पे थे, इसलिए वहाँ पे टाउन्स में जा रहा हुआ था इंडस्ट्रीज़ का। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि बताओ क्या रिजल्ट हुआ कि मशीन फैक्ट्रीज के आने से। तो आपका रिजल्ट ये होगा, देखो बायलेंस फॉरगेटेड बाय मासेस ड्यू टू डिजलिंग ऑफ मशीन। बायलेंस क्या होता है, मतलब जो पैरेलल में चीज़ चल रही होती है, कोई भी चीज़ चल रही है, मान लो राष्ट्रवाद, उसके पैरेलल में संप्रदायवाद, बायलेंस हो गया ये। बायलेंस मतलब क्या होता है, जो पैरेलल में जो चीज़ चल रही है, मतलब मेरी कार यहाँ से जाती आ रही है और साथ ही मेरी मेट्रो ट्रेन चल रही है, मतलब क्या बैलेंस, समझ गया ना, जो चीज़ पैरेलल में चल रही है। जो बैलेंस मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे बैलेंस मतलब क्या है, पैरेलल में कौन है यहाँ पर, मशीन्स के पैरेलल में है यहाँ पर हमारा क्या, हैंड वीविंग, यानी हाथ के द्वारा बनाई जाने वाली कलाकृतियाँ, गुड्स बनाना हाथ से। ठीक है, ये था हमारे बैलेंस। ठीक है, बैलेंस जो थे ना उनको भूल गई कौन, जनता जनार्दन। क्यों भूल गई? क्योंकि मशीन्स की चमक इतनी थी, डेजलिंग हमने पढ़ा है ना, एमजीओ की लाइट कौन सी होती है, डेजलिंग कलर की होती है। कनेक्ट करो यार, थोड़ा कनेक्ट करो, याद करने में ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट लिख दोगे अपने आंसर में, अगर आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया तो आपको 1 मार्क्स मेरी गारंटी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मेरी गारंटी मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये बहुत अच्छी लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसका बहुत डीप मीनिंग है इसका, आपको यहाँ पे बता नहीं सकता मैं। ठीक है, क्योंकि वो आप फिर ये सुनोगे फिर अपन डीप में चले जाएंगे, फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, इतना समझे ना यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। द पेज ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, यानी जो इंडस्ट्रियल चेंज हो रहा था समाज में, आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि तो व्हाट इज द पेज ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऐसा कि पेज ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज यानी क्या बदलाव रहा, और ऐसे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द पेज ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज क्या था, देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज ओनली ऑफ मेटल्स एंड टेक्सटाइल। जो स्टार्टिंग में जो इंडस्ट्रीज आई थी ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बहुत डायनामिक इंडस्ट्रीज, वो किसकी थी स्टार्टिंग में, मेटल की थी और टेक्सटाइल की थी। ठीक है, और किसी चीज़ की इंडस्ट्रीज नहीं थी ये। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज वर्क्स एंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन वर नॉट स्टेगनेंट, यानी जो पुराने इंस्टीट्यूशन थे, यानी हाथ से कढ़ाई करने वाले काम, वो स्टेगनेंट नहीं रहे, यानी वो उन्होंने अपने अंदर बदलाव करे, वो स्टेगनेंट नहीं रहे। छोटी छोटी मशीन वगैरह ले ली और स्पिनिंग जनी ले ली, ऐसी कुछ चीज़ें ले ली उन्होंने। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंज स्लो, ये इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल जो चेंज था ना बहुत ज़्यादा स्लो था। क्यों था? क्योंकि जो मशीन थी एक्सपेंसिव थी, वर्कर्स बहुत ज़्यादा, देखो मशीन थी एक्सपेंसिव थी, किसी ने उन मशीन्स को एक्सपीरियंस नहीं करा था, और तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर ही कि वर्कर्स जो थे ना वो लो कॉस्ट में अपन को मिल रहे थे। मशीन में अपन इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करें? आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मान लो मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, ठीक है, मुझे एक तरफ दिख रहा है कि मशीन क्या है बहुत महंगी है, मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसमें किसी ने कोई एक्सपीरियंस भी नहीं करा उस चीज़ को, क्या ख़राब हो जाएगी या फिर क्या सीन है पता नहीं। ठीक है, और एक तरफ मुझे मिल रहे हैं वर्कर्स जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में, यानी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसकी प्राइस कम होगी, यानी वर्कर्स की क्या है, प्राइस कम है, तो मैं वर्कर्स को ऑब्वियसली लूँगा क्योंकि मुझे अपना काम चलाना है। ठीक है, और स्पेशलाइज्ड आइटम, यानी जो मतलब जो उस टाइम की सोसाइटी थी ना, आपको भी अभी भी क्या लगता है, लोग क्या करते हैं, लोग कोई यूनिक चीज़ होती है ना उसको लोग पसंद करते हैं। मतलब क्या कि जो स्पेशलाइज्ड आइटम थे ना, मशीन क्या करेगी, एक ही तरह की गुड बनाएगी, बट जो स्पेशलाइज्ड वर्कर था ना वो स्पेशलाइज्ड आइटम बनाएंगे, किसी आइटम पे कोई कढ़ाई करनी है ऐसा। ठीक है, समझिए। हाँ, फोर्थ पॉइंट क्या है, और देखो इसका एग्जांपल देखो, स्पिनिंग जो टेक्नोलॉजिकल चेंज था वो बहुत ज़्यादा स्लो था, उसका एग्जांपल क्या है, स्टीम इंजन था हमारा 1781 में इन्वेंट हो गया था, बट उसका इस्तेमाल कब स्टार्ट हुआ, 1850s में हुआ था। क्लियर ये चीज़ कि कितना लेट इस्तेमाल हुआ, यानी कितना स्लो था टेक्नोलॉजिकल चेंज। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, समझ रहे हो ना क्या क्या था समाज में। फोर्थ पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन डिस्प्लेसमेंट वाज नॉट ईजी,
जो पुराने इंस्टीट्यूशन थे वीविंग वगैरह, उनका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था। ठीक है, ऐसे 4 पॉइंट आप बना के लिख दोगे। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, हैंड लेबर एंड स्टीम इंजन। देखो हैंड लेबर यानी हाथ से वीविंग करना, हाथ का काम करना, हाथ की कढ़ाई। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर इनिशियली हैंड लेबर, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे ना उन्होंने स्टार्टिंग में क्या प्रेफर करा, हैंड लेबर को, क्योंकि उनके पास वर्कर बहुत ज़्यादा संख्या में थे और जो लार्ज कैपिटल चाहिए था मशीन्स के लिए। सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज का जो नेचर था वो सीजनल था, यानी एक समय पे ज़रूरत है, एक समय पे ज़रूरत नहीं है, ऐसा था। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब मशीन लेंगे साल भर रखी रहेगी, है ना। और अपन ने अगर हाँ ठीक है, अगर अपन ने मशीन ले ली ना तो साल भर रखी रहेगी। और अगर अपन ने अपना काम किया, अपना सीज़न वाला काम है कि अपना यहाँ पे 2-3 महीने काम करा, बस हो गया, बाकी अगले साल देखेंगे अगले सीज़न में काम, यानी अपना दूसरा सीज़न आ गया, दूसरा सीज़न आ गया, दूसरे सीज़न में अपन दूसरा काम देखेंगे। ऐसा सीजनल नेचर था इंडस्ट्रीज़ का, तो उनको मशीन में ज़रा इन्वेस्ट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, उनको ऐसी फ़ायदा हो रहा था। यूनिफॉर्म प्रोडक्शन, यानी जो मशीन्स थी वो एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाएंगी, और लोग क्या पसंद करते थे, स्पेशलाइज्ड आइटम। ठीक है, अमेरिका यूज़, देखो जहाँ पे वर्कर्स की कमी थी वहाँ पे तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग हुई थी मशीन्स की पहले, यानी अमेरिका में पहले मशीन्स स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, लाइफ ऑफ वर्कर्स की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा। अपन ने देखा कि अभी तक इंडस्ट्रीज थी मज़े में है, वर्कर्स बहुत ज़्यादा संख्या में है, बट उससे वर्कर्स की ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। देखो, माइग्रेशन ऑफ मासेस फ्रॉम कंट्री साइड टू टाउन फॉर, किसके लिए होगा, देखो सुनो फिर मेरी बात सुनो। माइग्रेशन हो रहा है वर्कर्स का कंट्री साइड से टाउन की तरफ, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर है, काम मिल रहा है, जहाँ पे काम मिलेगा यानी टाउन्स में मिलेगा, तो वहाँ पे ही जो वर्कर्स हैं वो जाएंगे। पहले क्या था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी उनके पास खुद मर्चेंट्स खुद उनके पास चल के आते थे, मज़े में थे वो लोग। बट अब क्या हो गया, अब इंडस्ट्रीज़ आ गई तो प्रोडक्शन कहाँ होगा, टाउन में हो गया, तो फिर अब उन लोगों को जाना पड़ेगा माइग्रेट करके मशीन्स के लिए, मतलब इंडस्ट्रीज़ के पास। ठीक है, वर्क के लिए। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई, नो वर्क, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वर्कर्स थे ना, तो उनको वर्क नहीं मिल पा रहा था। पूरी इकोनॉमी कहाँ पे डिपेंड थी, इस टेक्सटाइल के ऊपर। तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, वही काम करते थे, कपड़े बनाने वाला, तो वर्कर्स की कोई कमी नहीं थी, इसकी वजह से उनको वर्क नहीं मिल पाया था। नेटवर्क अगर उनके शहरों में, अगर शहरों में आ तो गए, बट उनको ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है कि हाँ आ जाओ काम में लग जाओ बस हो गया, तुमको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं। उनके अगर शहर में फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप है, तो भी उनको वर्क मिल पाएगा। और अगर उनको वर्क मिल भी रहा है तो सीजनली नेचर है वर्क का, यानी उनको और जॉब्स वगैरह करनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ एक सीज़न काम कर लिए, एक सीज़न आपको और जॉब वगैरह करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर सर्वाइव करना है शहर में, तो शहर की महंगाई आपको पता ही है। थोड़ा कनेक्ट करो सोशल को यार अपनी लाइफ से। वेजेस वर्सेस रियल वेजेस, यानी तनख्वाह आपको मिल रही है 1 लाख रुपये, ठीक है, और आपके खाने पीने का आइटम आ रहे हैं 10-15 हज़ार के, तो सोच रहे हैं, मतलब महंगाई इतनी महंगी है, मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा है, तनख्वाह आप कितनी भी बढ़ा दो, महंगाई अगर होगी तो फिर ना वेजेस क्या है, रियल वेजेस क्या है, आपकी तनख्वाह कितनी भी हो, तनख्वाह अगर कम हो और बड़ी हो, कुछ भी हो, आपके रियल वेजेस क्या होते हैं, मतलब जो आपको कितनी पड़ रही है, यानी महंगाई कितनी है उस हिसाब से आपकी तनख्वाह कितनी है। ऐसा क्लियर ना ये चीज़। पॉपुलेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट हद ज़्यादा है। ठीक है, अटैक ऑन, देखो लोग क्या है, अभी ना इरिटेट हो गए और उन्होंने मशीन्स के ऊपर अटैक करना चालू करा। महिलाएं स्पेशली स्पिनिंग जो मशीन थी ना उसके ऊपर अटैक करती थी, क्योंकि लोग गुस्सा थे, हमें वर्क नहीं मिल पा रहा है ये मशीन की वजह से। ठीक है, जहाँ मशीन देखी उसके ऊपर हल्ला बोल ऐसा करके सॉरी हल्ला बोल कर दिया ऐसा। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में लोग मशीन्स के ऊपर अटैक करते थे, खासकर महिलाएं। रिलीफ कैसे मिला लोगों को, कंस्ट्रक्शन साइट से। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे काम वगैरह मिल गया तो फिर वहाँ पे उनका काम चल गया, तो फिर उनको थोड़ा बहुत खाना पीना रोजी रोटी हो गई। ऐसा। थर्ड टॉपिक देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट होगा यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट इन दी सेंचुरी, यानी उस समय इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनकी क्या हालत थे वो अपन देखते हैं क्या हालत थे। अब हम एंटर कर चुके हैं हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में। ठीक है, हमारा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव खत्म हो चुका है, अब अपन पढ़ेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव। देखो, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, जो भारत का कपड़ा है, भारत का टेक्सटाइल है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही है, उसका एक सदी रही है, उसका एक समय रहा है। ये
बोलते हैं ना अपन कि हमारा एक टाइम रहता है जब हम भी सिकंदर थे, ऐसा कुछ, मतलब ऐसे अपन बोलते हैं ना, हमारा भी एक टाइम रहा है, ऐसे ही हमारे कपड़े का भी एक टाइम रहा है। इंडियन हैंडमेड गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उसकी क्वालिटी थी और उसकी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस थी किस हमारे इंडिया के इंटरनल मार्केट में भी और बाहर के जो मार्केट्स हैं उनमें भी। ठीक है, यूरोप में हमारा कपड़ा जाता था, ठीक है, वो लोग हमारे कपड़े, हमारे बने हुए सिल्क को पहनते थे, सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड होता था, हमारे यहाँ से सिल्क जाता था ट्रेड होके यूरोप तक, ठीक है, यानी हमारा बना हुए कपड़े पहनते थे वो लोग, नंगे लोग। हाँ, वो लोग, उन लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था, वो कपड़े कहाँ से लेते थे, हमारे इंडिया से, हमारा जो यहाँ पे सिल्क बनता है ना, हमारे नॉर्थ इंडिया साइड में, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे सिल्क बनता है ना, उस सिल्क को ट्रेड होता था सिल्क रूट के थ्रू। रियलिटी है ये, तभी तो उसका नाम है सिल्क रूट। पता नहीं इन लोग को, मैंने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में, उसको जाकर पढ़ो, ठीक है, आधे घंटे की वीडियो है। चलो स्टार्ट कर, अपन आते हैं अपने चैप्टर टॉपिक पे। क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, डोमिनेंस थी उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल मार्केट में, ठीक है। बाय 1750s द नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय इंडियन मर्चेंट्स। उस टाइम पे ये नेटवर्क कौन कंट्रोल करता था, ये पूरा टेक्सटाइल का, इंडियन टेक्सटाइल का, हमारे जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो। बट क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उन्होंने मोनोपोली राइट्स ले लिए अपने वहाँ के जो किंग्स हैं वहाँ से भी, और हमारे इंडिया के जो किंग हैं वहाँ से भी वो मोनोपोली राइट्स ले लिए, ठीक है। न्यू पोर्ट्स वगैरह डेवलप कर लिए, जो पुराने पोर्ट्स थे ना, जैसे कि मसूलीपट्टनम हो गया और सूरत हो गया, इन पे डोमिनेंस किसकी थी, हमारे इंडियन मर्चेंट्स की, ठीक है। तो उनकी डोमिनेंस को कम करने के लिए इनको क्या करना है, ब्रिटिशर्स को अपने नए पोर्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि मसूलीपट्टनम, सूरत, इन पोर्ट्स पे करें तो इन पे तो इंडियन लोगों की डोमिनेंस है, ठीक है। न्यू पोर्ट्स कौन कौन से, जैसे बम्बे पोर्ट डेवलप किया गया था, ऐसा एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। बम्बे पोर्ट एक कंस्ट्रक्शन वाला पोर्ट है जिसको आप आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी चलो यहाँ पे आते हैं, चलो वापस, ठीक है। लोकल मर्चेंट्स और बैंकरप्ट, हमारे जो इंडियन लोकल मर्चेंट्स थे ना, जब इनके पास पॉलिटिकल पावर्स आ गई थी ब्रिटिशर्स के पास, तो वो बैंकरप्ट हो गए और उनका नेटवर्क जो था ना पूरा ब्रेक हो गया ब्रिटिशर्स के आने के बाद। व्हाट हैपन टू वीवर्स, यानी वीवर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, देखो स्टार्टिंग में जो था ना ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनिशियल फेज वर वेरी डिफिकल्ट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसा था, देखो, डिफिकल्ट टू इंश्योर देयर सप्लाईज, कंपटीशन अमंग यूरोपियन एंड इंडियन मर्चेंट्स से भी, और जो उनके और भी, ऐसा नहीं कि इंग्लैंड वाले आए थे, फ्रांस से भी आए थे, डच से भी आए थे, पोर्टुगीज से भी आए थे, पोर्टुगीज गोवा में जिन्होंने कब्जा करा था, और नेदरलैंड से भी आए थे, और बेल्जियम से भी आए थे, मतलब और भी बहुत सारे कंट्रीज़ जो है ना यूरोप में, सभी कंट्रीज से सभी लोग आए थे। तो सभी लोग, उनको जो ब्रिटिशर्स थे ना, जो इंग्लैंड वाले जिन्होंने राज कराई ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता था अपने यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ भी, और जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स हैं इनका दबदबा है उनके साथ भी, ठीक है। हेल्पलेस फील करते थे वो स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज है ना, लिखा है देखो, बिकॉज इंडियन एड बार्गेनिंग पावर, जो हमारे इंडियन लोग हैं ना, देखो हमारे व्यूवर हैं वो भी समझदार हैं, क्यों है, क्योंकि देखो वो क्या करते थे, बार्गेनिंग करते थे। तू नहीं देगा ना मेरे को, ए गोरे, तू नहीं देगा ना मेरे को, देखो मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, किसी को मैं कुछ बोल नहीं रहा, ठीक है। ए गोरे, तू मेरे को नहीं देगा ना, हाँ, अगर तुम्हें पैसे नहीं देगा ना तो मैं किसी को भेज दूंगा, जा भाग यहाँ से, ऐसा, मतलब ऐसी, मतलब क्या मैं दर्शाना चाहता हूँ कि बार्गेनिंग पावर थी, क्यों थी, क्योंकि वो तो कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कंपटीशन है तो आपको अच्छे दाम मिल जाएंगे। आफ्टर पॉलिटिकल पावर, देखो जब पॉलिटिकल पावर उन्होंने गेन कर ली तब क्या हो गया, तब एलिमिनेशन कर दिया उन्होंने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मार्केट का। देखो आज भी हमारी कंट्री क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट क्या है, अगर वो चाहे ना तो जो हमारा कंट्री के अंदर जो बाकी कंट्रीज से जो प्रोडक्ट, जो लोग आके बेच रहे हैं सामान, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उसका पॉलिटिकल पावर है ना। पॉलिटिकल पावर जब ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री की गेन कर ली, यानी राजा महाराजा को हरा दिया और फिर अपनी पॉलिटिकल पावर गेन कर ली, तब फिर उन्होंने जो उनके कॉम्पिटिशन थे ना इंडियन मर्चेंट्स के साथ भी, और जो हमारे यूरोपियन मर्चेंट्स थे सभी को साइड लाइन कर दिया। और गोमास्ताज को इम्प्लीमेंट कर दी, जो कि लठ चलाते थे हमारे वर्कर्स के ऊपर और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे कि चलो हमने तुम्हें एडवांस दिया है, एडवांस देते थे, एडवांस देके उनको अपने जाल में फंसा लिया, उसके बाद फिर उनके ऊपर मारपीट करते थे कि तुम हमें हमारा प्रोडक्ट दो, हमारे पैसे हमने तुम्हें दिए हैं, ऐसा। और जब प्रोडक्ट बना के दे दिया फिर दोबारा से एडवांस लो, ऐसा भी है। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अत्याचार था हमारे विलेजेस के, जो हमारे व्यूवर्स थे उन्होंने, और विलेजेस वगैरह खाली हो गए, डेजर्टेड यानी रेगिस्तान बन गए, यानी खाली हो गए। और कटिंग ऑफ थम ऑफ बाय वर्कर्स, यानी जो वर्कर्स थे ना उनके ऊपर इतना अत्याचार होता था कि वो मना करते थे कि हमें नहीं करनी तुम्हारे लिए वीविंग, उन्होंने अपने अंगूठे भी काटे। रियलिटी है ये, कितना दर्द है, कितनी क्रूअल्टी सही है हमारे पूर्वजों ने, और तुम आज अपने देश को ऐसा कर रहे हो, लड़ रहे हो आपस में। चलो अपन आगे बढ़ेंगे, कभी और लेंगे अपन लेक्चर वाली क्लास, ठीक है।
क्राई एंड पेन टू ऑल, नहीं गलत लिखे हैं यहाँ पे, इंग्लिश मेरी ख़राब है थोड़ी, ठीक है। मतलब जो दर्द था और जो पीड़ा थी वो चारों दिशाओं में फैलने लगी। मैं दर्शाना चाहता हूँ आपकी क्या वहाँ पे सोसाइटी में कंडीशन हो रही थी। पढ़ने के लिए मत, बस मार्क्स के लिए मत पढ़ो इस सब चीज़ों को, समझो कि क्या बदलाव हुआ था। चलो अपन क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पर, देखो पहला इनिशियल फेज क्या था आपको, उसके लिए पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। इंश्योर करते थे सप्लाईज को, कंपटीशन था और हेल्पलेस थे, ठीक है, और डिफ़िकल्टी थी उनको बहुत सारी। और ऐसे क्वेश्चन आया कि हमारे इंडियन टेक्सटाइल की क्या एज रही है, क्या उसकी क्या उसका दबदबा रहा है, तो अपन वो बताएंगे। क्यों रहा है दबदबा, क्योंकि हमारे जो ट्रेडर्स थे उनकी क्वालिटी अच्छी थी, उनकी डोमिनेंस थी इंटरनल मार्केट में, एक्सटर्नल मार्केट में, और उनके पास अपने खुद के पोर्ट्स थे, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने कैसे सिचुएशन को चेंज करा, मोनोपोली राइट्स के थ्रू, न्यू पोर्ट्स के थ्रू, ठीक है। और क्या था, वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो देखो नेटवर्क्स थे तो फिर इनको वर्क मिले, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर ना उनकी वेजेस है उनके अच्छे वेज नहीं मिले, और वेज मिल भी, अगर पैसे अच्छे मिल भी रहे तो फिर इनकी महंगाई ज़्यादा है, ठीक है। और मशीन्स पर अट्रैक्ट करते थे लोग, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, सीजनलिटी नीचे वक्त था, ठीक है। और टाउन्स की तरफ जो माइग्रेशन होता था लोगों का, ठीक है। ऐसे लिख दोगे, मतलब पॉइंट्स बना के लिख दोगे। आफ्टर पॉलिटिकल पावर क्या चेंज हुआ था, गुमास्ताद इंप्लीमेंट कर दिए गए थे, कंपटीशन एलिमिनेट कर दिया गया था, विलेजेस डेजर्टेड हो गए थे, लोग अपने अंगूठे काट लेते थे, और वर्कर्स को फोर्स किया जाता था कि आपको एडवांस लेना ही होगा, हमारे लिए काम करना ही होगा, ठीक है। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, दर्द और पीड़ा और रोना छाया हुआ था, ठीक है। अब देखो 3.3 मर्चेंट्स कम्स टू मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी सिटी, कोई ऐसी जगह जहाँ पे किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। मैं नहीं कहता कपड़े का, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। मैनचेस्टर ऑफ सिल्क कौन है, कोई भी हो। मैनचेस्टर ऑफ IT सेक्टर, बॉम्बे, हमारा बॉम्बे नहीं, बेंगलोर, सॉरी, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ कॉटन, मैनचेस्टर, किसी भी चीज़ का मैनचेस्टर मतलब क्या, मतलब मैनचेस्टर जहाँ पे कोई किसी भी चीज़ का कोई ना कोई प्रोडक्शन हो रहा हो। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, यानी अभी तक देखो क्या हो रहा था, अभी वो देखो क्या होगा, देखो अभी देखना। मैनचेस्टर यानी कोई ऐसी सिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कौन सा एग्जाम, मैनचेस्टर, यहाँ पे मैनचेस्टर हमारा कौन है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ठीक है। लंदन में जो प्रोडक्शन हो रहा था, इंडस्ट्रीज आई थी, उनका जो गुड्स हैं वो हमारे इंडिया में डंप हो रहे हैं। अब क्या होगा, देखो समझो, कॉटन एंड इंडस्ट्रीज डेवलप इन इंग्लैंड, ओके, लंदन में, और रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर इंडस्ट्रीज हमारी इंडिया से जा रहा है। बताओ, हमारे जो इंडियन वीवर्स हैं उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उनका रॉ मटेरियल उनके हाथ से छीन के अपनी इंडस्ट्रीज़ को जाकर दे रहे हैं। क्रिएशन ऑफ मार्केट्स फॉर दी इंडस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रीज बनी थी, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की एक स्टेट है क्या, इंग्लैंड की एक सिटी है कौन, लंदन, ठीक है। वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा था उसकी इंडस्ट्रीज में, उनके जो प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कहाँ से जाएगा, इंडिया से जाएगा। और फिर रॉ मटेरियल का जो गुड्स बनाएगी, उस गुड्स को भी कहाँ ला के बेचेंगे, इंडिया में बेचेंगे, ऐसा। प्रॉब्लम्स फेस बाय अवर इंडियंस, देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की गई इंडियंस ने। देखो पहला, इंडियन प्रोड्यूसर्स लूजेस देयर एक्सपोर्ट मार्केट, यानी अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज बन गई तो उन्होंने क्या करा, ब्रिटेन ने क्या करा, अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए अपनी कंट्री के अंदर बैरियर लगा दी, जिसकी वजह से कोई और कंट्री के लोग उनकी कंट्री में सामान ना बेच पाए, ठीक है। अब तो हमारे इंडियन लोगों ने अपना एक्सपोर्ट मार्केट खो दिया, ठीक है। और लोकल मार्केट था वो भी लूज़ कर दिया, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं, वो प्रोडक्शन करके हमारी इंडिया में ला के बेचेंगे। वो इंडस्ट्रीज़ हैं, हाई नंबर में वो प्रोडक्ट्स बनाएंगी और लो प्राइस में बनाएंगी, तो हमारे जो इंडियन वीवर्स हैं, जो हाथ से बनाते हैं काम, जो हाथ से वर्किंग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसके साथ कंपटीशन फेस करने में, लो प्राइस के साथ, ठीक है। और सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू इंग्लैंड, यानी और देखो, चलो ठीक है, जैसे तैसे अपन आसपास छोटे मोटे मार्केट में बेच के काम चला भी लेंगे। रॉ मटेरियल ही नहीं तो कैसे बनाएंगे। रॉ मटेरियल कौन था, ये शक्कर के सारे रॉ मटेरियल शक्कर के ले आ रहे थे अपनी इंडस्ट्रीज को फिट करने के लिए, जिसका कवर रॉ मटेरियल फॉर देयर ओन इंडस्ट्रीज, ठीक है। कैसी इंग्लिश लगी, अच्छी लगी ना, थैंक यू सो मच। इंग्लिश का कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका था, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, ठीक है। आपकी सेकंड चैनल पे है, नहीं दोनों चैनल्स पे है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। 4th पॉइंट, इंडियन फैक्ट्रीज लेटर कम्स, यानी जो हमारी बाद में हमारी इंडियन फैक्ट्रीज आ गई थी ना, उनको भी रॉ मटेरियल चाहिए। मतलब क्या, टोटली आपका किस पे दबाव बन रहा है, टोटली आपका दबाव बन रहा है किस पे, हमारे इंडियन वर्कर्स पे। और जो कि बहुत बुरी बात है, हमारे इंडियन वर्कर्स जो थे ना, वो इनके हाथ की जो कढ़ाई थी, बनारसी साड़ी और जो कढ़ाई वाली चीज़ें थी, वो खो दी हमने, ठीक है। अब देखो 4th पॉइंट क्या है, फैक्ट्रीज कम अप। फैक्ट्रीज कहाँ आई, हमारी इंडिया में आ गई। अब हम कौन से पर्सपेक्टिव में हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव में, तो फैक्ट्रीज कहाँ आएंगी, इंडिया में आएंगी, है ना। फर्स्ट कॉटन मिल आई हमारी बॉम्बे में 1857। देखो आपको एक चीज़ दिखाऊँ, आपको रटने से छोड़कर आपको बता दूंगा अभी। देखो इसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि हमारे जो मैनचेस्टर थे ना, उसके क्या प्रभाव रहा है हमारे इंडिया में। देखो हमें जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो खो दिया,
लोकल मार्केट खो दिया, सप्लाई नहीं थी रॉ मटेरियल की और हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज आ गई थी, उनकी वजह से भी रॉ मटेरियल की कमी हो गई थी, ऐसा ठीक है क्लियर। अब देखो फैक्ट्रीज कम अप, यानी फैक्ट्रीज हमारी इंडिया कैसे 4 पॉइंट लिखोगे आप कौन कौन से। कॉटन मिल आई हमारे बम्बे में 1854 में, जूट मिल आई फर्स्ट जूट मिल बंगाल में 1855 में, फर्स्ट मिल आई जो कि वीविंग और स्पिनिंग दोनों करती थी 1834 में, नहीं 1934 होगा यहाँ पे, 1934 में मद्रास में। और देखो एल्गिन मिल इस्टेब्लिश की गई थी कानपुर में 1860 में, और उसके बाद कॉटन मिल इस्टेब्लिश की गई थी अहमदाबाद में, ठीक है उसी टाइम पे, ठीक है। आपको एक चीज़ बता रहा था मैं, देखो जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी। पहली ट्रेन चालू हुई थी मुंबई से थाने तक, आपने पढ़ा हुआ चैप्टर 1 में, ये चैप्टर 1 में हाँ पढ़ा है। पहली ट्रेन कहाँ से चली थी, मुंबई से थाने 1853 में। इंफ्रास्ट्रक्चर आया तो वहाँ पे इंडस्ट्री लग गई, कौन सी, कॉटन की, देखो 1854 में, समझे। चलो आपकी हाई लेवल की चीज़ थी, कॉलेज लेवल की भी नहीं, उससे भी बड़े लेवल की चीज़ है ये, मैंने आपको बता दी। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहीं पे इंडस्ट्री लगेगी। चलो आ जाओ आगे। दी अर्लियर एंटरप्रेन्योर्स, यानी जो स्टार्टिंग में जो एंटरप्रेन्योर्स थे ना वो कौन कौन थे। हैविंग जो इनकी अर्निंग कैसे होती थी, ये ट्रेड करते थे चाइना के साथ, इसलिए उनको और अर्निंग हो जाती थी। कौन कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर, पासिस लाइक पेटिट और जमशेदजी टाटा और सेठ हुकुमचंद और जीडी बिरला, ये सभी थे अर्लियर एंटरप्रेन्योर्स ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। चैलेंजेस, स्पेलिंग दो गलत है, ठीक है। चैलेंजेस अंडर ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश रूल चल रहा था, जो अंग्रेजी शासन चल रहा था हमारे कंट्री में, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, इसलिए उनको चाइना के साथ ट्रेड करके अपने थोड़ा बहुत काम धंधा चलाना पड़ा। अगर वो क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोलते हैं हमारी कंट्री के अंदर, बट जो ब्रिटिशर्स थे ना वो उनको चैन से जीने नहीं देते, इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड करके अपना थोड़ा बहुत काम चलाया कि अपन चलो अभी जीते हैं, बाद में कोई नहीं, हमारा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ऐसा, ठीक है। वेयर डिड वर्कर्स कम, अर्लियर एंटरप्रेन्योर समझ गए। अब देखो वर्कर्स कहाँ से आते थे इनकी इंडस्ट्रीज में, इनकी इंडस्ट्री या फिर जो हमारे जो ब्रिटिश जो इंग्लैंड के जो लोग थे, जो उनकी जो इंडस्ट्री थी हमारी कंट्री के अंदर, उनके लिए वर्कर्स कहाँ से आते थे। देखो बम्बे एग्जांपल दिया आपको मैंने पहले, देखो बम्बे इंडस्ट्री जो बॉम्बे जो सिटी थी, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी, वहाँ बॉम्बे के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके लिए वर्कर कहाँ से आते थे, रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट थी आज की पास की, वहाँ से। मतलब क्या, जो डिस्ट्रिक्ट है ना, जहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन है, जो जहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन है उसके पास में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से वर्कर आ जाते थे। जैसे कि एग्जांपल दिया है बॉम्बे का इंडस्ट्रियल रीजन, वहाँ पे वर्कर्स आते थे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। जॉब्स विद दी हेल्प ऑफ ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर, जिसका नाम जो कि अपन लेबर के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है। और ये न्यू रिक्रूटमेंट करता था और इसके बाद थोड़ी बहुत अथॉरिटी थी, थोड़ी बहुत पावर थी इसके पास, ठीक है, जॉबर के पास। जो ओल्ड और ट्रस्टेड वर्कर होता था उसको वो जॉबर बोलते थे, ऐसा कि आपसे जामू काका आप अपना आप ये वाला काम नहीं करोगे, आप हमारे लिए न्यू रिक्रूटमेंट करोगे, ओके। दी पर्कुलरिटीज ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पर्कुलरिटी मतलब क्या, मतलब एक अलग बात रही है हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। क्या अलग बात रही है, देखो ये आपको क्वेश्चन आएगा कि बताओ क्या अलग बात रही है, क्या पर्कुलरिटी रही है, क्या चेंज, क्या मतलब क्या खासियत रही है हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। पहली क्या है, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो वेंचर करती थी डिफरेंट सेगमेंट्स, यानी अलग अलग क्षेत्रों में। ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में ब्रिटिशर्स घुसे हुए तो इसी क्षेत्र में वो भी प्रोडक्शन करेंगे, नहीं, उनका अलग अलग क्षेत्रों में वेंचर करना था, उनको अलग अलग क्षेत्रों में वो जाके प्रोडक्शन करती थी, और साथ ही साथ ताकि वो उनको ब्रिटिशर्स के साथ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन ना फेस करना पड़े, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट बूस्ट आवर ओन इंडस्ट्री, यानी स्वदेशी मूवमेंट की वजह से हमारी जो ओन इंडस्ट्रीज थी उनकी भी प्रोडक्शन बूस्ट हुई। वर्ल्ड वॉर फर्दर हेल्प एंड बूस्ट आवर इंडस्ट्री, वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ, देखो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती थी जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से हमारी खुद की इंडस्ट्रीज ठप पड़ गई थी, मतलब वो काम नहीं कर पाती थी अच्छे से, ठीक है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर में जो उनकी इंडस्ट्रीज वॉर के गुड्स बनाने में बिजी हुई, वैसे हमारी खुद की इंडस्ट्रीज, हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ की भी ग्रोथ स्टार्ट हुई, ठीक है। देखो 5.1 देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स, देखो टेक्नोलॉजी चेंज इन देम। देखो जो हमारी इंडिया में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, कनेक्ट करो हमारा यूरोप की जो हिस्ट्री थी उससे, हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी ना वो भी, उनको भी हटाना इतना ज़्यादा इजी नहीं था, वो भी स्टेगनेट नहीं रही, उन्होंने भी अपने अंदर थोड़े थोड़े टेक्नोलॉजिकल चेंज करे थे, ठीक है। ह्यूज एम्प्लॉयमेंट, हमारी जो आफ्टर एग्रीकल्चर, यानी आफ्टर एग्रीकल्चर आपके लिए मैं क्वेश्चन बनाया है ये, बताओ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट थी हमारे ज़्यादातर लोगों की
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, किसके बाद, एग्रीकल्चर के बाद, ठीक है। स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कर थे। देखो स्पेशलाइज्ड गुड्स बनते थे और एक्सपीरियंस वर्कर के द्वारा बनते थे। ऐसा नहीं कि कोई ना कोई आजकल का कोई लड़का आके काम करने लगा, नहीं, स्पेशलाइज्ड लोग थे, स्पेशलाइज्ड वर्क करते थे हमारे जो हेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, समझे। मतलब क्या, उनकी क्वालिटी इसलिए बहुत ज़्यादा थी, समझ गए ना, कि स्पेशलाइज्ड लोग वर्क काम करते थे, समझ गए ना। पर्कुलरिटीज़ ध्यान रखना है 3 पॉइंट्स, और ये वाले पॉइंट्स भी ध्यान रखना। आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन के लिए आप आंसर बना दोगे अपना, ठीक है। अच्छा था अभी वो वाले, अच्छा हाँ, ये एक टॉपिक बचा है अभी और, मार्केट्स फॉर गुड्स, यानी गुड्स जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने या फिर हमारे जो इंडियन जो लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अपने गुड्स के लिए मार्केट कैसे बनाया। पहला बनाया उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करके, कैसे, मैगजीन्स पे, वॉल्स पे, दीवारों पे लिख दिया कि ये प्रोडक्ट खरीदें हमारी इंडस्ट्री से, ऐसा, ठीक है। और न्यूज़पेपर में छाप दिया, ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते थे आज की तरह। और यूज़ ऑफ लेबल्स एज अ मार्क ऑफ गुड क्वालिटी, यानी आपने देखो कि आज भी जो साड़ियाँ होती हैं उनके कहीं ना कहीं लेबल लगा होता है उसके ऊपर, उसमें लिखा होता है मैनचेस्टर लिखा होता है, ऐसे कैपिटल लेटर्स में। मैनचेस्टर मतलब क्या, मतलब कि ये सिंबल होता है कि हाँ अच्छी क्वालिटी होगी इस प्रोडक्ट की वो, ठीक है। ऐसे लिखने से क्या है, पता सबको है कि सब लोग ऐसे लिखेंगे, क्वालिटी अच्छी हो या ना हो, बट वो फिर भी लोग उसको देख के सोचते हैं कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी का होगा, ऐसा। उस टाइम पे तो लोग और ज़्यादा सोचते थे कि हाँ अच्छी क्वालिटी का होगा, मैनचेस्टर लिखा देख लिया तो। फिगर्स ऑफ नवाब्स एंड एम्परर्स, उनको नवाब के और जो एम्परर्स थे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, तो फिर उनके जो गुड्स हैं ना उनको खरीदेंगे उनके नाम पे। शायद नवाब वगैरह बोलते हो कि हाँ हमारी फ़ोटो लगाओ, ऐसा। शायद उनको पैसे भी देते होंगे, चलो छोड़ो आगे देखते हैं। लाइक जैसे अमिताभ बच्चन वगैरह करते हैं ना, जो अभी एक्टर्स वगैरह करते हैं कि हाँ चलो हमको पैसे देना, हम तुम्हारे लिए ऐड करते हैं, ऐसे शायद नवाब वगैरह करते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ इमेजेस एंड इलस्ट्रेशन, यानी इलस्ट्रेशन मतलब क्या, मतलब कढ़ाई वगैरह दिखाना, और इमेजेस वगैरह का इस्तेमाल करना किसके लिए, किसकी इमेजेस, देखो जो हमारे इंडियन गॉड्स हैं जैसे कि कृष्णा और सरस्वती माता, इनकी इमेजेस वगैरह बनाते थे। कृष्णा की इमेज क्यों बनाते थे, क्योंकि वो जो कृष्णा है ना, बाल गोपाल, इंडियन वुमेंस क्या देखेंगी, उनकी फ़ोटो देखेंगी, अपने चाइल्ड को इमेजिन करेंगी, तो इसलिए वो गुड्स की तरफ अट्रैक्ट होंगी। समझ रहे हो ना क्या इनकी मार्केटिंग पॉलिसीज हैं। प्रिंट कैलेंडर, यानी कैलेंडर है, इंडियंस तो होते ही हैं, ये अपने जुगाड़ू काम कह रहे हैं यार, इससे ये काम भी हो जाएगा, इससे अपन ये काम भी कर लेंगे। मतलब क्या, मतलब अपन ने वो प्रोडक्ट खरीदा, उसके साथ में अपन को कैलेंडर भी मिल गया। मतलब क्या, अपना एक काम, एक बार की इन्वेस्टमेंट, उससे अपने 2 काम हो रहे हैं, ऐसा। मतलब कैलेंडर को प्रिंट करते थे लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, ठीक है। और नेशनलिस्ट मैसेज, यानी लास्ट में हमारा क्या है, जो नेशनलिस्ट मैसेज है, जैसे भारत माता की फ़ोटो और भारत का झंडा, ऐसे मतलब ऐसे जो नेशनलिस्ट मैसेज है उसको भी अपने स्प्रेड करते थे इसके थ्रू, ठीक है। आ जाओ, 3 पेज के नोट्स, आपको नोट्स मिल जाएगा हमारे व्हाट्सअप चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। रात खुल चुका है, नोट्स कहाँ मिलेंगे, व्हाट्सअप चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो चुके हैं सारे चैप्टर से, ठीक है। धन्यवाद। सभी चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं, धन्यवाद, जय हिंद।